हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। उसके बाद का दूसरा स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे और उसका दूसरा स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जैसे कि आप जानते हैं वहाँ पे यूरिन कितना बना था, सॉरी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कितना बना था, 180 लीटर पर डे। क्या उतना यूरिन के थ्रू बाहर आता है? क्या नहीं। कितना आता है? 1 to 1.5%। बाकी 99% क्या होता है? रीअब्सॉर्ब होता है। तो वही सेकेंड स्टेप में पढ़ेंगे सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तो पहला पॉइंट इसका क्या है? नियरली 99% ऑफ filtrate reabsorb in renal tubule। तो जो 180 लीटर या 125 ml पर मिनट बन रहा है उसका 99% क्या हो रहा है? रीअब्सॉर्ब हो रहा है। कहां पर रीअब्सॉर्ब हो रहा है? रीनल टेब्यूल में। दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि जो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ कहाँ होता है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन occurring PCT, लूप ऑफ एनले, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होगा? पीसीटी में होगा, लूप ऑफ एनले में होगा, डीसीटी में होगा और कलेक्टिंग डक्ट में होगा। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? पीसीटी में। क्यों? क्योंकि पीसीटी में मैंने आपको बताया था ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होती है, और ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मतलब वहां पे क्या है? माइक्रोविलाई है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा रही है फॉर रीअब्जॉर्प्शन। मैंने यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोला, अब्जॉर्प्शन क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपने पढ़ा है डाइजेशन में अब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन में एक स्टेप है एब्जॉर्प्शन, और वो फर्स्ट अब्जॉर्प्शन था, यहाँ पे सेकंड अब्जॉर्प्शन है, इसीलिए इसको हम क्या बोल दिए? रीअब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है? पीसीटी में होता है, लूप ऑफ एनले में होता है, डीसीटी में होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। तीसरा आप कह सकते हो ये एक्टिवली भी होता है और पैसिवली भी होता है, मतलब इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है या बिना एनर्जी के भी हो सकता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, सोडियम हो गया, तो ये सब कैसे होते हैं? एक्टिवली रीअब्सॉर्ब। तो बोथ एक्टिव एंड पैसिव रीअब्सॉर्प्शन टेक प्लेस। जैसे कि एक्टिव किसका होता है? एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन किसका होता है? एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, आपको मैंने बताया ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एंड पोटेशियम। आपको याद करना है बस, ये चार जो है इनका क्या होता है? एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एंड पोटेशियम। एंड पैसिव रीअब्सॉर्प्शन किसका होता है? वाटर, यूरिया, Cl माइनस क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो वाटर, यूरिया, Cl माइनस एंड HCO3 माइनस का क्या होता है? पैसिव रीअब्सॉर्प्शन। तो ये कुछ पॉइंट हो गए सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन से। थर्ड पॉइंट है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन। सेकेंड स्टेप आपको मैंने पढ़ा दिया था सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है? मान लीजिए ये है बॉबन कैप्सूल और यहाँ पे है अफरेंट, ये ग्लोमेरुलस और ये इफरेंट। तो जो भी चीज फिल्टर होके यहाँ पे आएगी, और ये वाला जो है ये इफरेंट आर्ट्रियोल क्या बना देगा? पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। इफरेंट आर्ट्रियोल का जो ब्रांच है वो क्या किस में डिवाइड हो जाएगा? पेरिट्यूबुलर
कैपिलरी, जो कि नेफ्रॉन के राउंड सराउंड कर लेगी। तो जैसे कि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से कुछ चीज क्या होती है, इसके में रीअब्जॉर्ब होती है, जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में आप पढ़े थे, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, ये सब क्या होती है, रीअब्जॉर्ब होती है। लेकिन मान के चलिए कुछ ऐसे बड़े वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि इसमें फिल्टर ना हो पाए, किसमें, इस फिल्ट्रेट में, वो फिल्टर ना हो पाए, क्यों फिल्टर नहीं हो पाए, क्योंकि वो बड़े वेस्ट प्रोडक्ट थे, तो फिर वो इफरेंट के थ्रू पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में आ जाते हैं। फिर उनका इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से क्या होता है, इनके अंदर सिक्रीशन होता है, किसके अंदर, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है पीसीटी में, डीसीटी में एंड कलेक्टिंग डक्ट में। कभी भी ट्यूबुलर सिक्रीशन लूप ऑफ हेलन में नहीं होता है। तो आपको ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्टिव सिक्रीशन टेक प्लेस इन, आपका आंसर है पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो यहाँ से बड़े वेस्ट प्रोडक्ट है वो किस में आ गए, इसमें आ गए। तो इफ जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से बड़े वेस्ट प्रोडक्ट है वो किसके अंदर आ गए हैं, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर। तो पहला पॉइंट, द लार्ज वेस्ट product releases into renal tubule। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है, लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट किस में रिलीज हो जाता है, रीनल ट्यूब्यूल में। नेक्स्ट, ये एक्टिव प्रोसेस होता है, ये एक्टिवली होता है, एक्टिवली होता है मींस इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप ही बताओ, बड़े वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको यहाँ से यहाँ सिक्रीट होना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और इसीलिए एक्टिवली होता है, मींस नीड इट रिक्वायर्ड एनर्जी। नेक्स्ट, इट अकर इन पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये कहां पे होता है, पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। एक और आपको बात बतानी थी इसके बारे में, जैसे कि ट्यूबुलर सिक्रीशन में कुछ H+ और कुछ इलेक्ट्रोलाइट का भी सिक्रीशन होता है, जिससे जो आपकी यूरिन का पीएच है और आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि secretion of H+ and K+ into urine for maintenance of pH and also ionic balance, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में हाइड्रोजन और पोटेशियम का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, जिससे पीएच बैलेंस और आयनिक बैलेंस मेंटेन रहता है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए ट्यूबुलर सिक्रीशन के बारे में, नोट कर। अब हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में सबसे पहला रीनल ट्यूब्यूल है पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब पास, जो बॉमन कैप्सूल के पास वाला ट्यूब्यूल है उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। कितना, 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसमें 90% HCO3 माइनस का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, पोटेशियम एंड सोडियम, इनका क्या होता है, रिएक्टिव
रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो पीसीटी में ही न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, इनका क्या होता है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। और ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड का पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो एक पॉइंट और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड completely reabsorb in पीसीटी। तो पीसीटी में ग्लूकोज, अमीनो एसिड और फैटी एसिड का कंप्लीटली रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसमें कुछ किसका एक्टिव होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, पोटेशियम एंड सोडियम का होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज के पीसीटी के बारे में देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें कुछ ट्यूबुलर सिक्रीशन, मैक्सिमम ट्यूबुलर सिक्रीशन भी इसी में होता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी में होता है। मैक्सिमम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ होता है, पीसीटी में होता है। तो एक पॉइंट और यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। एंड एक पॉइंट और लिख सकते हैं, मैक्सिमम ट्यूबुलर सिक्रीशन इन पीसीटी। पीसीटी में एच के एंड अमोनिया का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, किसका किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। सॉल्ट का होता है, NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट का, वाटर का होता है रीअब्जॉर्प्शन। ये एरो जो दिखा रहा हूँ, ये किसका एरो है, रीअब्जॉर्प्शन का एरो है। और किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सोडियम का, और किसका, पोटेशियम का। ये सब क्या हो रहे हैं, रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं। और इसमें सीक्रेट कौन कौन हो रहा है, H+ सीक्रेट हो रहा है, K+ भी सीक्रेट हो रहा है, अमोनिया सीक्रेट हो रहा है। और सुनिएगा, बड़े बड़े वेस्ट प्रोडक्ट आपको मैंने बताया था, ये प्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है। तो ये सब बड़े बड़े वेस्ट प्रोडक्ट इसमें सीक्रेट हो रहे हैं और ये भी सीक्रेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीसीटी के बारे में, नोट करिए। तो हम पढ़ रहे थे पीसीटी का फंक्शन क्या होता है। तो पीसीटी में मैंने बोला मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, किस चीज का होता है, 70 to 80% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का होता है, 90% SCO3- का होता है। न्यूट्रिएंट जैसे कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड का कंप्लीटली एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। और मैंने बताया था ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड का कंप्लीटली रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, पीसीटी में। और ये भी याद रखना, ग्लूकोज और अमीनो एसिड एक्टिवली रीअब्जॉर्ब कहाँ होते हैं, पीसीटी में। नेक्स्ट मैंने ये आपको बताया था कि NaCl हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। और ट्यूबुलर सिक्रीशन किसका किसका होता है, H+ का, K+ का, अमोनिया का, प्यूरिक एसिड का, क्रिएटिनिन का, ड्रग्स का, ये सब का क्या होता है, इनके अंदर ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, ट्यूबुलर सिक्रीशन of H+, K+ and NH3 in PCT take place। तो ये H+, K+ सिक्रेशन क्यों हो रहा है, ताकि पीसीटी की जो आयनिक बैलेंस है और पीएच बैलेंस है उसको मेंटेन रख सके। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्रेटेड एंड रीअब्सॉर्ब बोथ। दो सीक्रेटेड भी हो रही है और रीअब्सॉर्ब भी हो रही है, दोनों कौन सी है, इसमें देखिए कौन सा ऐसा चीज है जो सीक्रेट भी हो रहा है और रीअब्सॉर्ब भी हो रहा है। तो आपका आंसर जाएगा पोटेशियम, दैट इज पोटेशियम। द पोटेशियम इज सीक्रेटेड एंड रीअब्सॉर्ब बोथ बाय किडनी, सॉरी बोथ बाय पीसीटी। तो याद रखिएगा,
एक पॉइंट और बढ़िया बनता है, K प्लस इज रीअब्जॉर्ब एंड secreted बाय पीसीटी। एक बहुत बढ़िया पॉइंट बनता है ये पोटेशियम के बारे में। तो ये कुछ हो गया पॉइंट, फंक्शन हो गया रीनल टिब्यूल का। आगे चलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले की दो ब्रांच है, एक ऊपर से जो नीचे जा रही है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ब्रांच, और जो नीचे से ऊपर आ रही है उसको बोलते हैं असेंडिंग ब्रांच। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल फॉर वाटर, सो यहाँ पे जो वाटर होगा ये रीअब्सॉर्ब होगा, किस लिम में, डिसेंडिंग लिम में। किसका रीअब्सॉर्प्शन होगा, वाटर का। एंड असेंडिंग लिम इज परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ किसका रीअब्सॉर्प्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइट का। किसका रीअब्सॉर्प्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइट का। तो नोट करिएगा यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कितनी है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना है यूरिन का, 300 मिली ऑस्मोल, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते 300 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, 1000 से 1200। तो जो सब बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 1200, सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है यहाँ पे 1200। फिर देखे यहाँ पे भी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300। बॉम्बे कैप्सूल की ऑस्मोलैरिटी कितनी है, 300। अब यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है तो कंसंट्रेशन यूरिन का क्या होगा, बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो नीचे जाते जाते यूरिन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1200। फिर ऊपर अब जाएगा तो ऊपर जाने वक्त जो इसके लिए किसके लिए परमेएबल है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होगा, और रीअब्सॉर्ब होगा इलेक्ट्रोलाइट तो अभी यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट होने लगेगा, और फिर ऊपर आएगा तो यूरिन का ऑस्मोलैरिटी कितना होगा, 300। तो यहाँ पे आते ही इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, 300। ठीक है, तो ये लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले का काम क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। डिसेंडिंग लूप जो लिंब होता है वो किसके लिए परमेएबल होता है, वाटर के लिए। असेंडिंग लिंब किसके लिए परमेएबल होता है, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और नेक्स्ट है डीसीटी। डीसीटी में आपको पता है, डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, मैंने पढ़ाया था। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डीसीटी में। ये कंडीशनल वर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे दो हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, एक एल्डोस्टेरॉन एंड एक एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। तो यहाँ पे दो हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सा, एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड है वहां से निकलता है, और एडीएच हमारे हाइपोथैलेमस से बन के निकलता है। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करवाता है, इलेक्ट्रोलाइट को रीअब्सॉर्ब कराता है, मतलब इस डीसीटी से NaCl को रीअब्सॉर्ब कराने का काम कौन करेगा, कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन। तो डिस्टल पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, डिस्टल पार्ट, ये होता है प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डीसीटी। तो डिस्टल पार्ट से NaCl को रीअब्सॉर्ब कराने का काम कौन कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन। और प्रॉक्सिमल पार्ट से वाटर को रीअब्सॉर्ब कौन सा हार्मोन कराएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कंडीशन अप्लाई हो गया। क्यों कंडीशन, क्योंकि यहाँ जब हार्मोन होगा, हार्मोन की वजह से क्या हो रहा है, रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। तो एल्डोस्टेरॉन की वजह से क्या रीअब्सॉर्ब होगा, NaCl, एंड एडीएच की वजह से क्या रीअब्सॉर्ब होगा, वाटर। इसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन किसका किसका होगा, H+ का होगा, K+ का होगा, और NH3 का होगा। तो H+, K+ और NH3 का क्या होगा यहाँ पे, ट्यूबुलर सिक्रीशन, एंड रीअब्सॉर्प्शन किसका होगा, NaCl एंड वाटर का। तो ये हो गया डीसीटी का। कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट, फिर वाटर, फिर इलेक्ट्रोलाइट। तो इसी तरह मैक्सिमम यहाँ पे भी किसका होता है, वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, और वाटर, मिनरल वाटर, इलेक्ट्रोलाइट होते। और यहाँ पे लास्टली जो लास्ट पार्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट का, यहाँ से क्या रीअब्सॉर्ब होता है, यूरिया। यहाँ से क्या रीअब्सॉर्ब होता है, यूरिया। तो यूरिया इज रीअब्सॉर्ब फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट एंड come into medullary interstitium,
मेडुला के जो इंटरस्टिशियम होता है, मेडुला का जो स्पेस होता है उसके अंदर कौन आ जाता है, यूरिया। कहाँ से रीअब्जॉर्ब होके, थोड़ा सा ही रीअब्जॉर्ब होता है। आपने इस पूरे डायग्राम में कहीं पे इसका जिक्र नहीं किया है कि यूरिया इधर कहीं रीअब्जॉर्ब हो रहा है, नहीं, केवल यहाँ पे यूरिया, थोड़ा सा यूरिया क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। आपको याद है मैंने पढ़ाया था कॉर्टेक्स एंड मेडुला, कॉर्टेक्स की कंसंट्रेशन कम होती है और मेडुला की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ड्यू टू सम अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन। तो यूरिया आता कहाँ से है, कलेक्टिंग डक्ट से, और यूरिया यहाँ मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आया और फिर यहाँ से पार्ट होके थिन पार्ट में चला जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर ये अब्जॉर्ब होता है, फिर यहाँ आता है, फिर ये ऐसे मतलब रहता है। तो ये कुछ नोट कर लिए।